हमारे जो इमोशंस थे आफ्टर दिस पहलगाम अटैक, तो हम लोग डेफिनेटली एवरीबडी वांटेड अ रिस्पांस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, एंड दैट रिस्पांस वाज बेसिकली डन इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स। बट उसके बाद जो है थिंग्स वेंट इनटू एन एस्केलेटरी रोल, धीरे धीरे करके एस्केलेशन इंक्रीज होती रही। प्लस हम लोग तो जो लाइक भारतीय जो फोर्सेस हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल जो है वो काम कर रहा था, कर ही रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, अपने लेवल पे कर रहा था। बट एक अलग तरह की जंग चली हुई थी, वो अलग तरह की जंग चल रही थी न्यूज चैनल्स में, ठीक है कि नहीं। तो न्यूज चैनल ने जो है वो मतलब ऐसे यहाँ के जो न्यूज चैनल के जो लाइक टिपिकल जो हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है, मैं क्या क्या नाम तो लूं, ठीक है जी। तो ये लोग तो ऐसे थे कि भाई अभी हम लोग जो है अपने एयर डिफेंसेस में है, वो लोग कह रहे हैं कि हमने कराची उड़ा दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने कुछ कर दिया है, इस्लामाबाद जो है कब्जे में है, लाहौर कब्जे में हो गया है। ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां जो है बनाई जा रही थी, ठीक है जी। जो हमारे एंकर लोग थे वो लोग ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे जैसे कि आगे उनके 1000 लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं। पता नहीं क्या खा के बैठे थे, पर मतलब नेक्स्ट लेवल पे एड्रेनलिन चल रहा था। और अगर आप एक दिन लाइक 6-8 घंटे भी इन न्यूज चैनल्स को देख लेते, तो उस हिसाब से भी आपको तो लगता है कि भी प्रलय आ चुकी है, और या तो आज पाकिस्तान बचेगा, ठीक है, या नहीं बचेगा। बेसिकली ऐसी ऐसी बात सोच ली थी, ठीक है कि नहीं। तो आप लोगों से एडवाइस यही है कि अपने इस इंस्टेंस के बाद एटलीस्ट अपने न्यूज जो चैनल्स हैं, फिल्टर, उनको फिल्टर कर लो, जो जो चीजें ब्लॉक करने वाली उन्हें ब्लॉक कर दो, ठीक है कि नहीं। ऐसे न्यूज चैनल्स को देखना, स्पेशली अपने घर वालों को भी समझाना है कि भाई न्यूज चैनल्स ऐसे नहीं देखने हैं, ठीक है कि नहीं। वो हमारे कोई रिश्तेदार है, वो ऐसे न्यूज चैनल्स में होंगे 6-8 घंटे तक, 6-8 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि भी फोन करके भाई बस इस्लामाबाद हमने कैप्चर कर लिया है, ठीक है जी। मैं 5 मिनट तो मैं सोच स्तब्ध रह गया कि भाई मैं अब इसका क्या रिप्लाई करूँ, ठीक है जी। तो मैं बोला चाचा जी बहुत बढ़िया है, मैं कहा जाओ, ठीक है जी। तो इन्हीं एंकर्स को जो है मेरे हिसाब से तो फील्ड में इन्हीं एंकर्स को भेज देना चाहिए बॉर्डर पे ना, ये माइक लेके कि भाई माइक उस तरफ करके ऐसे चीखो चिल्लाओ, जरा जोर जोर से गला फाड़ो, ठीक है। क्या पता इसी से थोड़ा डैमेज वहां पे हो जाए, है ना। तो अजीब अजीब सी हरकतें चल रही थी, है ना। सो प्लीज, इससे हमें एक चीज तो समझ में आती है कि भी हमारा जो न्यूज मीडिया है वो वॉर फ्रेंजी है, उन्हें टीआरपी के चक्कर का है भाई, और कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। अरे आप बिलीव नहीं करोगे भाई, वो मेजर नाम नहीं लूंगा, चल अरे नाम नहीं लेना है भैया, ऑनलाइन लाइव चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो भाई जो है अरे जय नारे लगा रहे, करा इस्लामाबाद खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, करा आज आज रात के तक पाकिस्तान का नक्शा जो है, पाकिस्तान के बच्चे जो है पाकिस्तान का नक्शा जो है बदल के पड़ेंगे। ऐसे लेवल पे बातें चल रही थी बस, ठीक है कि नहीं। तो अपने अपने जो भी न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं आपके, इन पे विश्वास नहीं करना आपने। प्लीज सिलेक्ट कर लो अपने अपने कौन से जो पढ़ने हैं, उन्हीं पे जो है अपने फोकस करना, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, दैट वाज देयर इन बिटवीन 9th May टू नॉट 6 to 8th May, आई थिंक दिस इज रॉन्ग रिटन हियर। सो 9 to 12th है ना, 9 से 12 की बात कर रहे हैं हम लोग। सो 9th May to 12th May व्हाट ऑल वेंट, उसके बारे में हमने बात करनी है। सो डेफिनेटली वी हैड अ स्लो इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी कंफ्लिक्ट हम लोगों ने देखा। वी कैन नॉट कॉल इट एज अ वॉर, ठीक है जी। सो वॉर बेसिकली अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह से वॉर डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास भी जो है कैबिनेट वॉर अप्रूव करती है, वॉर का डिक्लेरेशन होता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, देन इट बिकम्स अ वॉर, ठीक है जी। इवेंचुअली इट इज बेसिकली, उसके बाद क्या है, दोनों हाउसेज उसे अप्रूव करते हैं, तब जो है वॉर का डिक्लेरेशन तब होता है बेसिकली। तो इट वाज नॉट अ वॉर, ठीक है, जैसे पॉपुलर न्यूज मीडिया चैनल बोल रहे थे, वो वॉर नहीं था एक्चुअली, इट इज अ लो इंटेंसिटी कंफ्लिक्ट, ठीक है जी। और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस टाइम पे, दे मस्ट बी लुकिंग एंड दे मस्ट बी एनालाइजिंग थिंग्स कि भाई किस तरह से जो मॉडर्न 21st सेंचुरी का वॉरफेयर है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग नाउ। आज ये मैं बात करूंगा, जैसे हम ड्रोन्स अटैक देख रहे थे, मोस्ट ऑफ द अटैक्स वर लो इंटेंसिटी ड्रोन्स, जो कि एक साइड से दूसरी साइड उड़ाए गए। हम लोगों ने भी अपने अनमैन्ड जो एरियल सिस्टम्स हैं, जो कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, वो हमने वहां पे भेजे थे, ठीक है कि नहीं। अगर आपको इजरायली हेरन एंड हेरोप्स के बारे में पता होगा, वो हमने वहां पे भेजे हैं, ठीक है। सो इस तरह के सिस्टम, तो अब वॉर जो है इस तरह की हाइब्रिड वॉर होगी है, वेयर अगेन डायरेक्टली पर्सनल नहीं काम कर रहे हैं, बट इस तरह से जो हम लोग बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली, वाज दैट आवर एयर डिफेंस सिस्टम improve, like it performed exceptionally well, है ना। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, लाइक
चलो हम लोग को तो ऐसे कि भी हम लोग भारतीय हमें तो विश्वास है कि भी हम लोग तो भाई हाँ मतलब कुछ भी मोड़ देंगे वापस, बट थिंग इज कि भी द वे इट परफॉर्म्ड इट इज लाइक कि भाई लाइक्स ऑफ जैसे अमेरिका है, लाइक्स ऑफ रशिया है, लाइक्स ऑफ इसराइल है, इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने देखा कि भाई वेरी फ्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स विच आर थ्रोन दूसरी साइड से वो एक्चुअली में कहीं पे लैंड किए हैं, ठीक है। जो दैट वाज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स ऑफ दिस स्केमिश वाज दैट जो हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से जो हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशली कारगिल के बाद जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम किया है वो एक्चुअली हमें दिख रहा है अब, ठीक है जी। एंड दिस कन्फ्लिक्ट बेसिकली लाइक प्रूव्स दैट पॉइंट, चेक्स दैट पॉइंट कि भाई हाँ ये हम लोग काम हुआ, ठीक है। सो उसी को आज वंस एंड फॉर ऑल एक बार लास्ट में हम लोग देख लेंगे। विल टॉक ऑल अबाउट दिस ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सिस्टम्स हम लोगों ने यूज किए, ऊपर ऊपर से एक बार मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग दो और डेवलपमेंट देख रहे हैं। आईएमएफ ने जो है रेस्क्यू के लिए अराउंड $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिया है। तो विल टॉक अबाउट व्हाई आईएमएफ गिव सच काइंड ऑफ फंड्स, क्यों देते हैं, क्या पूरा प्रोग्राम या चीज थी। और इसी के बीच में ये वॉर लाइक सिनेरियो के बीच में यूनियन कैबिनेट ने जो है वो जो हमारा नेशनल स्किल प्रोग्राम है, नेशनल स्कीम फॉर आईटीआई अपग्रेडेशन, ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आईटीआई, उनको अपग्रेड करने के लिए स्कीम निकाली है वर्थ लाइक अराउंड 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए की ये 5 साल के अंदर की स्कीम निकाली है। इसके बारे में बात करेंगे। देश के लिए जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो न्यूज हो सकती है, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की उस चीज के लिए, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बातें और करनी है, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है कि नहीं। ये जो है जो हमारे आपके वाइस एयर मार्शल हैं लाइक AK भारती जी, ये काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं फॉर हिज बोल्ड स्टेटमेंट्स। कह रहा किसी ने इन्होंने इनको पूछा किसी ने कि भाई अगेन कितने लोग वहां पे मरे, तो इन्होंने बोला कि भाई हमारा काम ये नहीं पता करना कि कितने मरे, ठीक है जी, सर आवर जॉब इज टू हिट टारगेट नॉट टू काउंट बॉडी बैग्स, है ना। तो अगेन इस तरह के बहुत सारी वो थी, ठीक है। एंड अगेन नेवी वाज आल्सो वेरी क्वाइट एज वेल एज वेरी इफेक्टिव टूल फॉर अस आल्सो, ठीक है जी। हमारी जो इंटीग्रेटेड डिफेंस पॉलिसी में हम लोगों ने कराची पोर्ट घेर के रखा हुआ था और INS विक्रांत वाज देयर, सो दिस ने भी एक बहुत बड़ा डेटरेंट का काम किया है कि भी इन केस एनी काइंड ऑफ मिस एडवेंचर कम्स फ्रॉम देयर इट वाज देयर फॉर अस, है ना। सो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, है ना। And the Songa drone zone. So air defense system, let me give you a brief overview of air defense system. जिसने मेरी वीडियो देख ली होगी बहुत बढ़िया है, पर नहीं देखी तो मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे हम लोगों ने बनाया था, क्या हम लोगों ने काम किया था। तो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई आफ्टर कारगिल वॉर, है ना, कारगिल वॉर के बाद हम लोगों ने इस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी काफी काम करना स्टार्ट किया था। एंड उस बेसिस पे हम लोगों ने क्या एक इंटीग्रेटेड वे में अपना सिस्टम लगाया है ताकि शॉर्ट रेंज से लेके मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स या फिर इस तरह के एनिमी प्रोजेक्टाइल्स को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने देखी जब वेडनेसडे थर्सडे वाली नाइट में हम लोगों ने देखा कि भाई अगेन ऑल द वे लाइक ऑलमोस्ट 36 कुछ लोकेशंस थी जिसमें कि बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी थी एंड सिविलियन इंस्टॉलेशन भी थी। वहां पे हम लोगों ने ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर ऑल द वे टिल भुज, यहाँ तक हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में ड्रोन्स के जो है लो इंटेंसिटी अटैक्स देखे, एज वेल एज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल्स या जिसे मिसाइल्स बोल सकते हो आप, लो उसमें कैलिबर की मिसाइल्स है वो यहाँ पे फायर की गई थी, ठीक है कि नहीं। तो इसको देखते हुए अगेन हम लोगों ने इन्होंने एग्जैक्टली जब हम अभी कल जो डीजीएमओ की वो हुई है डिस्कशन हुई उसमें एग्जैक्टली वी दे नॉट टोल्ड कि विच प्लेटफॉर्म्स दे हैव यूज्ड फॉर एयर डिफेंस, हाउएवर ब्रॉडली वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स वी हैड। जैसे कि हमारे पास बरक हमारे पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, S-400 हम लोगों ने खरीदा था। उसके बाद अपना देसी इंडिजिनियसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम था, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों के पास कपल ऑफ मोर मिसाइल सिस्टम्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो इस तरह के मिसाइल सिस्टम से हमारा एक डिफेंस नेटवर्क बनाया हुआ था, ठीक है। सो दैट विल टॉक अबाउट, ओके। नाउ जब हम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो एयर डिफेंस सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का जो एनिमी आप कह सकते हो सिस्टम है, प्रोजेक्टाइल है, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन हो गया या मिसाइल हो गया, वो जब हमारी एयर स्पेस में एंटर करे, वो जब हमारी एयर स्पेस में एंटर कर रहा है तो इट गेट्स डिटेक्टेड, ठीक है जी। उसको स्विफ्टली हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, उसको हम लोग ट्रैक कर पाए कि ये कहां पे जाके गिरेगा, ठीक है जी, वेयर व्हाट इज द प्रोबेबल टारगेट। एंड तीसरी चॉइस है कि हम लोग इसको जो है
इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर पाए हवा में ही, ताकि ये ग्राउंड में किसी भी तरह की हानि या क्षति ना पहुंचा सके। ठीक है जी। तो तीन बेसिकली सिस्टम होते हैं, तीन चीजें होती हैं हमारे एयर डिफेंस में। फर्स्ट इज डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, सेकंड इज ट्रैकिंग, ट्रैक करना, एंड थर्ड इज इंटरसेप्शन। ठीक है जी। डिटेक्ट करना, ट्रैक करना एंड इंटरसेप्शन करना, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम ये तीन काम करता है, डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना। जितनी आसानी से मैंने बोल दिया उतनी आसानी से किया नहीं जा सकता। इट रिक्वायर्स क्रेजी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट रिक्वायर्स क्रेजी अमाउंट ऑफ एसेट्स, नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड बट ऑल्सो इन द स्काई, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स मल्टीपल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सच काइंड ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये कमांड कंट्रोल सेंटर में ये सारे इनपुट्स हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं डिटेक्शन की बात करूं तो जब भी कोई इस तरह का एनिमी मिसाइल या कोई प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, हम लोगों को क्या है, फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि भाई जैसे हमारी एयर स्पेस एंटर करे या नहीं भी करे, वी शुड बी एबल टू डिटेक्ट इट। ठीक है नहीं। सो डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉन्ग रेंज LR सर्वेलेंस रेडार्स यूज करते हैं। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार्स होते हैं। ठीक है जी। इन सर्वेलेंस रेडार्स को हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट हम लोग के पास कितने लाइक हजार किलोमीटर लॉन्ग रेंज भी सर्वेलेंस रेडार्स हैं। ठीक है, दोज हु कैन ट्रैक अप टिल 1000 किलोमीटर्स, मींस अगर कोई चीज अफगानिस्तान से भी उड़ी है, ठीक है जी, उसको भी हमारा जो रेडार सिस्टम है वो ट्रैक कर सकता है। ठीक है कि नहीं। बट अगेन वही बात है कि हम लोग के पास कितनी बड़ी जो है बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। अगेन एक ही लाइक हम लोग को इतनी रेंज में ट्रैक करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। माउंटेनियस ट्रेन्स हैं, कई बार अगर कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है या क्रूज मिसाइल है, उसको भी कई बार हम लोग डिटेक्ट कर नहीं कर पाते हैं। तो कल्ला हम लोग लॉन्ग रेंज ये सर्वेलेंस रेडार्स के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। सेकेंड हमारा जो सर्वेलेंस रेडार के साथ में होता है वो हमारा होता है सैट सिस्टम्स। ठीक है जी, सैटेलाइट सिस्टम्स। ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो भी इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। आपको पता होगा हमारे पास बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हम लोगों ने चला रखे हैं। जैसे जीसैट सीरीज में ऐसी जीसैट 14 है या 16 है, जो डेडिकेटेडली मिलिट्री सैटेलाइट है हम लोग का। वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो वॉच रख रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास नेविक सिस्टम है। नेविक सिस्टम सिर्फ जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ आपको पोजीशनिंग सिस्टम नहीं दे रहा, उसका मिलिट्री सिस्टम भी है अपने आप में। और वो क्या कर रहा है, इंडिया और अपने उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया को ट्रैक करके रखा हुआ है। ठीक है जी। तो जब भी कोई इस तरह की चीज उड़ती है आकाश में या कोई इस तरह का सिस्टम निकलता है, तो मल्टीपल लेवल पे उसको जो हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वंस दैट डिटेक्शन इज मेड, हमें पता चल गया कि भाई ये डिटेक्शन हुआ है या ये थ्रेट निकला है। सेकेंड चीज जो होती है, अब इस डिटेक्शन के बाद इसको ट्रैक करके रखना कि ये कहाँ को चला है, क्या इसकी ट्रेजेक्ट्री है, कितनी स्पीड होने वाली है। ठीक है, और ये क्या चीज है बेसिकली। ठीक है जी। अब जो रेडार होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पल्स डॉपलर रेडार्स होते हैं बेसिकली। वो क्या है, आपको इस तरह से लाइक डॉट 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 दिख रहे होते हैं। ठीक है जी, ग्रिड पैटर्न में। इट्स अ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो एरे सिस्टम्स या एरे रेडार्स होते हैं आपके, इसमें कोई भी चीज है वो आपको सिर्फ डॉट की तरह दिखेगी। ठीक है कि नहीं। बीट एन एयरक्राफ्ट, बीट अ मिसाइल, इट इज अ डॉट फॉर अस। ठीक है कि नहीं। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बहुत ही सस्ता सा गंदा सा तुर्की का ड्रोन है, टर्की वाला ड्रोन है, या ये जो है फतेह जैसी मिसाइल हो सकती है जो कि कोलैटरल डैमेज कर सकती है। ठीक है जी। सो हाउ डू वी नो इट, हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को, इसकी स्पीड को ट्रैक करते हैं, कितना स्पीड में चल रहा है, कितना इसका रियल टाइम स्पीड है। ठीक है जी। उन बेसिस में, एंड इसका ऑल्टीट्यूड ट्रैक करते हैं, कितने ऑल्टीट्यूड में जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। तो रियल टाइम जब ट्रैकिंग होती है, देन वी अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ टारगेट इज दिस, इज इट अ हाई वैल्यू टारगेट, इज इट अ लो कैलिबर टारगेट। अगर कोई ड्रोन है तो ड्रोन के लिए हम लोग लाइक 2 करोड़ का S-400 मिसाइल थोड़ा फेंकने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। वी हैव टू बी रैशनल ऑल्सो अबाउट इट। सो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, जब हम कंटिन्यूस ट्रैकिंग करते हैं तब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि टारगेट किस चीज का है। वंस दिस ट्रैकिंग इज डन, देन जो है ये इंफॉर्मेशन जो है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कंट्रोल सिस्टम्स में रिले करते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये अगेन इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। हर एक जो मिसाइल सिस्टम होता है उसके कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं ये, और उन सब का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम्स भी होते हैं। सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इनको इन्फॉर्मेशन रिले करेगा और फिर नियरेस्ट जो मिसाइल या नियरेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है जी। इट कैन बी अ पिछोरा सिस्टम जहां पे कि एयर डिफेंस गन्स लगी हुई हैं, तो गन्स की तरह फायर करता है, लाइक वो अपना लाइक राउंड्स बाहर फेंक रहा है, राउंड्स हवा में फेंक रहा है। और इट कैन बी अ मिसाइल सिस्टम जो कि एक इंटरसेप्टिंग मिसाइल फेंक सकता है। ठीक है कि नहीं। इस तरह से बेसिकली काम करता है डिफेंस, ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्शन। ओके, इंटरसेप्शन भी एक्टिवली क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, देखने के लिए कि इंटरसेप्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो सेकंड इंटरसेप्शन जो है फिर किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है। नाउ एज फार एज दी
इंटरसेप्शन सिस्टम्स आर कंसर्न, कौन कौन से हमारे पास इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं? तो अगर मैं इन सिस्टम्स की बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है दैट इज योर आकाश मिसाइल सिस्टम, ठीक है कि नहीं? ये जो आकाश सिस्टम है आपका, अगेन आकाश सिस्टम, दिस इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम है हम लोगों का। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको इन्विजन किया था, और उसके तहत हम लोगों ने इसको डेवलप किया है 1983 में। ये आईजी एमडीपी प्रोजेक्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है जी, अंडर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली उस टाइम पे हम लोगों ने सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करने की बात करी थी। उसी का रिजल्ट हमारे पास आकाश सिस्टम, ठीक है जी। 2012 से ये हम लोगों ने 2012 में पहले आई थिंक एयरफोर्स में, एंड देन उसके बाद 15 में जो हमने इसे आर्मी में इंडक्ट किया है, और अभी जो है ये हमारे लिए बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, ठीक है कि नहीं? ये जो है अगेन मीडियम रेंज इंटरसेप्शन कर सकता है। मीडियम रेंज इंटरसेप्शन मींस रफली अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास के दायरे तक इसकी इंटरसेप्शन हो जाती है, और 18 किलोमीटर ऊपर तक जाके ये इंटरसेप्शन कर सकता है, ठीक है कि नहीं? तो 30 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लेता है, अराउंड माक 2.5 की स्पीड से जो है ये चल सकता है। तो सुपरसोनिक स्पीड है 250, आप लगाओ मोटा मोटा 2 मैक इस लाइक अराउंड 1200-1500 के आसपास में किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार स्पीड पकड़ सकता है, ठीक है जी। 55 किलो का वॉरहेड लेके चलता है, और ये मिसाइल जो है हम लोगों ने रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम के तहत बनाया हुआ है, रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम, ठीक है जी। सो अगेन वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट प्रपल्शन सिस्टम है जो कि कम फ्यूल लेके बहुत अच्छी स्पीड अचीव कर सकता है, और इस करके हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। ये जो है आपका लाइक इसको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक मिसाइल जो है कल्ला नहीं काम करता है, एक ऐसा सिस्टम के साथ में जो है 4-5 और इस तरह के व्हीकल्स होते हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है जी। एक बैटरी बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं एंटी डिफेंस या एयर डिफेंस सिस्टम का, ठीक है। तो इसके साथ में आपको क्या मिलेगा? इसके साथ में आपको एक ट्रूप लेवल रडार देखने को मिलता है जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? ट्रैकिंग कर रहा है। ये जो रडार्स हैं ये भी हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं, दीज आर कॉल्ड एज राजेंद्र रडार्स, ठीक है जी। हम लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया रडार सिस्टम्स है हमारे। ये भी हमारे लाइक इलेक्ट्रॉनिकली एरे सिस्टम्स हैं, राजेंद्र रडार, ठीक है जी। सो ये जो है बेसिकली क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट फीड करता है हमारे मिसाइल्स को, एंड देन बेसिकली इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है जी। ये सब चीजों को हम लोग जो है फ्लाइट कंट्रोल सेंटर के थ्रू कमांड कर रहे होते हैं। ये भी मोबाइल सिस्टम होता है। इसको क्या करेंगे हम साथ साथ में? वी विल सी, वी विल ट्रैक, वी विल एंगेज, एंड देन वी विल सी द रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से चलता है सारा सिस्टम, ओके। तो ये देखो ओवरऑल जो है ये पूरा सिस्टम लगता है इसके अंदर। एक जो है आपका ट्रूप लेवल रडार है, मतलब इसी के साथ एक ये ट्रक मिलेगा आपको। दिस इज बेसिकली फॉर रडार इंटरसेप्शन के लिए। ट्रूप कंट्रोल सेंटर है, ये कंट्रोल सेंटर से हम लोग मिसाइल्स फायर करते हैं। देन उसके बाद फ्लाइट लेवल रडार है, ये हमारा सर्वेलेंस रडार है जो कि बेसिकली सेंट्रल किसी एक आप कह सकते हो एयरफील्ड में लगा होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम्स होंगे। फिर सेंट्रल एक्विजिशन रडार है जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार मैंने बात करी, यहाँ पे हम लोग रोहिणी सिस्टम यूज कर रहे हैं। आपने परेड में सारे दिखे हुए हैं बट उस टाइम पे आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो। रोहिणी रडार सिस्टम ये भी हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम है, इसको हम लोग यूज करते हैं। देन फ्लाइट कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। ये ट्रूप लेवल रडार है, इट इज बेसिकली फॉर इंटरसेप्शन, ठीक है जी। दिस इज फॉर लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस, दिस इज फॉर मीडियम रेंज सर्वेलेंस। सर्वेलेंस रडार्स हैं, इंगेजमेंट रडार्स हैं, ये आपका जो है कंट्रोल सिस्टम, ट्रूप कंट्रोल सिस्टम है, जहां पे इंफॉर्मेशन रियल टाइम में फीड हो रही है। वहीं पे लोकेशन जहां पे आपका बैटरी सिस्टम रखा हुआ है, ये कहीं पे सेंटर में एरिया में रखा है जहां से कि मल्टीपल बैटरी सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। ऐसे होता है सिस्टम सारा, ठीक है कि नहीं। इंटरसेप्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक्स है, ये आके ऐसे टकरा गया इसको, इंटरसेप्शन का मतलब ऐसे, दैट इज इंटरसेप्शन। हाँ, मतलब टकरा जाना, मतलब मिसाइल उड़ा यहाँ से ऐसे बम हो गया, ठीक है कि नहीं, बोला उसे हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। ओके, सो इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी कह रहा हूँ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, 1983 में अब्दुल कलाम जी के अंडर जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस टाइम पे डायरेक्टर थे डीआरडीओ के, और मिसाइल मैन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज आईजी एमडीबी के तहत हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स है हमारे पास। जैसे कि अगर मैं सरफेस टू सरफेस, लॉन्ग रेंज, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करूं तो अग्नि है,
पृथ्वी सिस्टम है, ठीक है जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलता है, ऐसे उड़ता है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो आपकी इस तरह की कौन सी हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। बैलिस्टिक एंड क्रूज वाला डिटेल्स भी नहीं कराऊंगा, कभी और करा लूंगा, बहुत लंबा है अपने पास, ठीक है। क्रूज मिसाइल ऐसे ऐसे सीधे उड़ेंगे और फिर ऐसे सीधे चलेंगे, दे आर मोर नियरर टू द ग्राउंड, ये एंडो से एक्सो एटमोस्फेयर पे चले जाते हैं कई बार, ओके। तो अग्नि पृथ्वी हमने बनाए थे, अभी हमारे पास जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में अग्नि 5 जैसे, अग्नि 6 भी हम लोगों ने बना ही लिया है मोटा मोटा, ठीक है। तो अग्नि 5 जो है हम लोगों के पास ऑलरेडी वर्किंग पे है, 5,000 से ज्यादा किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। सरफेस टू एयर में हमने त्रिशूल बनाया था, ये फेल हो गया था हमारा प्रोजेक्ट, बट इससे हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, उसी नॉलेज से हमने आकाश डेवलप किया, आकाश जो है अभी हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद एंटी टैंक मिसाइलें हम लोगों ने जैसे नाग मिसाइल बना रखा है। अब तो हम लोग इसी चीज के ऊपर बिल्ड करके हम लोग आकाश के भी हायर वेरिएंट्स बना रहे हैं, नए या और बेटर वेरिएंट्स भी बना रहे हैं। आकाश एनजी सिस्टम्स हैं, जैसे कि जिसकी रेंज लाइक अराउंड 100 किलोमीटर तक की हो सकती है। अभी 30 किलोमीटर वाले हैं, देन दे विल बी मोर ऑफ 100 किलोमीटर रेंज। वो सरफेस टू सरफेस है, नहीं वो क्रूज मिसाइल है, वो इनमें नहीं आता है, ये तो हमारे अपने इंडिजिनस है, वो हमने बेसिकली उसके साथ रशिया के साथ मिलके बनाया है, तो ठीक है, तो उसके साथ मिलके बनाया। इट्स अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं, ऐसे उठेगा, ऐसे होगा, देन जो है वो क्या करेगा, वो लाइक आफ्टर बर्नर लगाएगा अपना, और देन ग्राउंड के साथ साथ हग करता हुआ जाएगा, ठीक है जी। लोअर ऑल्टीट्यूड में रहता है, इस करके उसे रडार के थ्रू ट्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई हमें वी रिक्वायर मल्टीपल ट्रैकिंग सिस्टम्स, ठीक है कि नहीं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो ऐसे ही ऊपर जाएगा और ऐसे ही जाएगा ऊपर, इट विल फ्रॉम इंडो एटमोस्फेयर 30 किलोमीटर की रेंज से फिर अंदर ऊपर चला जाएगा, इट विल गो एक्सो एटमोस्फेयर विच इज अराउंड अबव 30 किलोमीटर, ऊपर जाएगा, कर्व लेगा, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आएगा, ऐसी हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता है। क्रूज मिसाइल सीधा स्ट्रेट गोज, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाता है। क्रूज मिसाइल जो ऐसे जाता है तो हैज मोर एयर रेसिस्टेंस, तो ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं हो सकते हैं, और ज्यादा स्पीड भी नहीं पकड़ सकते हैं। हाउएवर जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं दे हैव टू गो स्ट्रेट अप, तो उस करके जो है दे आर कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज इन नेचर, ठीक है। तभी आप जितने क्रूज मिसाइल देखते हो मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ लेसर रेंजेस के बीच, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर टाइप, ठीक है कि नहीं। बट बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल, अगर आपको 5,000 किलोमीटर कुछ फेंकना है तो आप सिर्फ उसमें अपना क्रूज मिसाइल में नहीं फेंक सकते हो, यू विल हैव टू गो टू बैलिस्टिक सिस्टम्स, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, देखो भी हम लोग बेसिकली क्या था, 65 की वॉर में टैंक वॉरफेयर हम लोगों ने देखा, 71 में हमने टैंक वॉरफेयर देखा, तो आइडिया हमारे पास स्ट्रेट था कि भाई हम लोग जब युद्ध करेंगे, अगर प्लेन्स में युद्ध हो रहा है तो टैंक जो है वो मेन बैटल टैंक जो होते हैं वो बैकबोन रहने वाले हैं जो इन्फेंट्री का है उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है जी। सो हमको क्या चाहिए था, एक एंटी टैंक सिस्टम चाहिए था जो कि टैंक को ध्वस्त कर सके बेसिकली, ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बनाया था, नाग सिस्टम हम लोगों ने बताया था। नाग सिस्टम का क्या है, वो भी बेसिकली क्या होता है, इस तरह के मोबाइल लॉन्चर से हम लोग लॉन्च करते हैं। हम लोग किसी टैंक है उसको ट्रैक करेंगे, इंफ्रारेड से ट्रैकिंग होती है इसकी, एक बार ट्रैक कर दिया आपने, बटन दबाया, वो मिसाइल टैंक को फॉलो करता है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है, टैंक को जाके हिट करेगा, ठीक है ये। एयर टू एयर वाले नहीं नहीं, इसमें एयर टू एयर नहीं है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, एंटी टैंक है, ठीक है। एयर टू एयर सिस्टम्स दूसरे होते हैं, ठीक है, जनरली आपके एम्स होते हैं, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, ठीक है, वो कुछ और है अपने पास, ठीक है। जैसे हमने अस्त्र बनाया है, अस्त्र इसके अंडर नहीं बना है, पर हमने अस्त्र डेवलप किया है। अस्त्र क्या है, इट्स अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो कि अराउंड 100 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, ठीक है, बट दैट इज अस्त्र, वो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। और मैं ब्रह्मोस मैंने यहाँ पे डाला क्योंकि ब्रह्मोस मैंने पिछली बार कवर करवा दिया था, ठीक है। रैमजेट इंजन, दिस इज रैमजेट इंजन, देखो स्टार्टिंग में ना एंट्री में, मिसाइल की एंट्री में ऐसे इनलेट होता है, इस इनलेट के थ्रू जो है हवा बहुत ही हाई स्पीड से कंप्रेस होकर अंदर जाती है, और यहाँ पे जो है फ्यूल के साथ इंजेक्शन होता है इसका, और बर्न्ड फ्यूल जो है वो बहुत ही रैपिडली स्पीड से बाहर निकलता है। तो ये सिस्टम को हम लोग रैमजेट सिस्टम बोलते हैं। अगर आपने मिग 21 देखा होगा या ब्रह्मोस देखा होगा, तो ब्रह्मोस का जो है इस तरह से नोजल इस तरह से देखा होगा आपने, ठीक है कि नहीं। तो क्या है, आसपास से एयर इनटेक जाती है, एयर कंप्रेस होती है हाई स्पीड में, फ्यूल के साथ मिक्स होती है,
और वो बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, वो मिसाइल को आगे ड्राइव करता है। ठीक है जी, ये सिस्टम बहुत ही कारगर है। इससे सिस्टम जो है, ये सिस्टम, इससे मैन्यूवरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ये अराउंड 3 माक से 4 माक 5 माक तक की स्पीड में ये सिस्टम्स इजीली काम कर लेते हैं। कितनी स्पीड पहुंच जाते हैं स्टेबल रह के। तो इसके लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। रैमजेट सिस्टम वन ऑफ दी ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम, हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं इसको। ओके, फिर आता है S-400 उर्फ सुदर्शन, जिसको हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है जी, तो भाई 2018 में हम लोगों ने इसको किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था। ठीक है जी, रशिया के साथ एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप रही है भाई हमारी, टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहे हैं। ठीक है जी, अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े हुए थे। ठीक है जी, सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव गॉट। ठीक है, दैट इज रशिया। 2018 में इन्होंने हम लोगों को S-400 जो है वो दिए थे, हम लोगों ने खरीदे थे इनसे, सस्ता नहीं मिला था। $5 बिलियन का डील थी, जिसमें हमें 5 बटालियन मिलने वाली थी, 5 बटालियन ऑफ S-400 F, ये जिसे हम ट्रायम्फ बोल देते हैं, एंड इसको देसी भाषा में हमने बोला सुदर्शन। ठीक है जी, सो आपका बठिंडा वाली साइड में इसको डिप्लॉय किया हुआ था, वो हमें पता है बठिंडा वाली साइड में डिप्लॉयड है। आई थिंक पठानकोट में भी डिप्लॉय, पठानकोट का मैं नहीं कह सकता, बट बठिंडा में आई एम वेरी श्योर कि डिप्लॉयड है। ठीक है कि नहीं? तो ये सिस्टम जो है 4 S-400 है, 4 मिसाइल सिस्टम इसके अंदर आते हैं। देखो आप देख पा रहे हो 4 कैनिस्टर्स हैं, 4 मिसाइल सिस्टम्स एक बैटरी में आते हैं इसमें, और ये 4 मिसाइल जो हैं वो अलग अलग रेंज में इंटरसेप्शन करने की काबिलियत रखते हैं। गोइंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग रेंज 400 किलोमीटर, मीडियम रेंज 250, मीडियम रेंज सेकेंड इज 120 एंड देन शॉर्ट रेंज इज 40 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? और ये भी जो है 4 ऐसे सिस्टम के साथ आता है। देखो देख रहे हो आप, लेकिन 4 सिस्टम्स। ठीक है, देन दिस इज ट्रैकिंग रेडार है आपका। ठीक है, देन दिस इज लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार है। दिस रेडार हैज क्रेजी रेंज, लाइक 1000 किलोमीटर रेंज तक सर्वेलेंस कर सकता है। ठीक है जी, तो अगर आपने एक जगह लगाया है, अफगानिस्तान से उड़ा जहाज, तो इनको पता चल जाएगा, S-400 को पता चल जाएगा। ठीक है, एंड देन दे कैन ट्रैक इट, एंड देन दे कैन feed that information to the control center में they can activate the battery, and they can जो सा भी सिस्टम उड़ाना है वो उड़ा सकते हैं। ठीक है जी, 2 करोड़ से लेके 11 करोड़ तक का मिसाइल आता है भाई एक, डिपेंडिंग अपन कौन सा फेंका है आपने। ठीक है, ये तो बटन दबाओ, 2 करोड़ का खेल है मिनिमम। ओके, एनीवेज, इसको मल्टीपल जो है टारगेट्स एंगेज कर सकता है, मल्टीपल टारगेट्स का रेडार सिस्टम इतना एडवांस्ड है, मल्टीपल टारगेट्स को लॉक कर सकता है और कंटिन्यूसली से ट्रैक कर सकता है। तो अगर आपको जैसे कि मतलब मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स फेंके हुए हैं, तो ऑटो लेट से 3 मिसाइल सिस्टम फेंके गए हैं, तो तीनों मिसाइल सिस्टम को ट्रैक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये तीनों सिस्टम्स को उस हिसाब से मिसाइल फेंकेगा जिस हिसाब से उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना एडवांस्ड वेपन सिस्टम है अपनों के पास। ठीक है, ऐसे होता है, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस किया, कमांड व्हीकल में इंफॉर्मेशन गई, कंटिन्यूसली ट्रैकिंग हुई, एंड देन लॉन्च व्हीकल से मिसाइल लॉन्च किया, एंगेज किया एंड इंटरसेप्ट किया। ऐसे होता है। ठीक है कि नहीं? ऐसे होता है। बाकी डिफेंस फोर्सेस में यार जो लोग वहां पे हैं, वो लोग दे पीपल बेटर नो इट। ठीक है, उनका रोज का काम है। वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड इज नाउ इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्टेड इन द आर्टिलरी डिवीजन। तो आर्टिलरी में क्या है, वो लोग क्या करते हैं, अगेन ऐसे रोज उन्होंने सिमुलेशंस बनानी है, सिमुलेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद उनको उसके पास चार्ज है 155 mm हॉबिट्जर का। ठीक है, वन आर्टिलरी गन का। तो दे विल फायर वन शॉट, दे विल देन चेक कि भी हाँ कितनी कैलकुलेशन ठीक है, फिर उसके बाद दे विल टेक अनदर एंगल, एंड वो उनको, सो दे हैव बेटर इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली, बट व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, ऐसा कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज ऑन द पब्लिक डोमेन। तो ऐसा ही है ना? ठीक है, कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इसको रखते हैं हाई वैल्यू टारगेट के। S-400 इज यूज्ड फॉर हाई वैल्यू टारगेट। हाई वैल्यू टारगेट इज, जैसे अभी हम लोगों ने क्लेम किया है कि फतेह मिसाइल सिस्टम जो है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फेंका है, सो प्रोबेबली उसके लिए शायद हमने यूज किया हो, वो मुझे लगता नहीं कि यूज किया हो, बिकॉज वो जो है अगेन उसमें आप बहुत ज्यादा वॉर हेड कैरी नहीं कर सकते, कन्वेंशनल वॉर हेड ही कैरी कर सकते, न्यूक्लियर टिप नहीं किया जा सकता उसको। सो मेरे हिसाब से तो नहीं यूज किया होगा। वी शुड हैव यूज्ड अ वेरी देसी सिस्टम में भी आकाश सिस्टम हमने यूज किया होगा, S-400 नहीं यूज किया होगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है कि नहीं? बट किया भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे आरएसएस आ रहा था। तो अगेन दिल्ली चला था, तो हो भी सकता है कि B-400 यूज किया हो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज। तो अगेन, बट इट इज जनरली हाई वैल्यू टारगेट्स ओनली। ठीक है नहीं? हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक मिसाइल है, लेट से 2 करोड़ का है, बट अगर जो जहाज है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, सो दिस इज अगेन 50-60 लाइक गुड 30-40 करोड़ रुपीस का जहाज होगा, ज्यादा ही होगा, तो उसको गिराने का तो फिर तब फेंक सकते हैं।
हाई वैल्यू टारगेट देखा जाता है, उसके लिए होता है। बरक सिस्टम है, ठीक है जी, तो ये कंपैरेटिवली सस्ता है हमारे पास, ठीक है, नॉट सब चीपेस्ट तो अपने पास आकाशी, क्योंकि अपना खुद का बना हुआ, ठीक है। बरक सिस्टम है, इसराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया था, ठीक है जी। इनकी टेक्नोलॉजी भी माशाल्लाह बहुत बहुत खतरनाक, बढ़िया, बिल्कुल सटीक एंड एकदम प्रिसीजन सिस्टम है इनके। इन्हीं के हेरोन एंड हेरोप हमने अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स यूज करे हैं गिराने के लिए, ठीक है कि नहीं। सो हम लोगों ने इनके साथ बरक 1 बनाया था, या इनका बरक 1 हमें इतना अच्छा लगा, हमने बोला कि आप आओ हमारे साथ बैठो, हम लोग आपके साथ बरक 8 बनाएंगे, ठीक है जी। सो बरक 8 मिसाइल सिस्टम है, इट्स अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज है, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर सिस्टम है, और इसको जो है डीआरडीओ ने, इस इसराइल एरोस्पेस लिमिटेड ने मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। और तीनों फोर्सेस पे काम कर रहा है, हम लोगों ने तीनों फोर्सेस में डिप्लॉय कर रखा है ये, और अराउंड 70 किलो का पेलोड लेके जाता है, मार्क 2 की स्पीड पकड़ सकता है, एंड वेरी वेरी गुड मिसाइल सिस्टम। $24 मिलियन का सिस्टम है पूरा का पूरा। एक बैटरी जो है, बैटरी मींस यू गॉट द पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बैटरी इज लाइक, बैटरी सिस्टम इज लाइक वन, एक जिसमें मिसाइल सिलो है, ठीक है, एक उसमें सर्वेलेंस रडार, कंट्रोल रडार एंड बैट जो आपका कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। तो सारा यूनिट मिला के $24 मिलियन। ओके, तो ये भी सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज इसराइल का, अगेन वेरी वेरी गुड सिस्टम। फिर हम लोगों ने पैड्स भी यूज कर रहे हैं, पैड्स पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत बीडीएल है, एंड रशिया का जो रॉब्सबॉर्न एक्सपोर्ट है उसके साथ मिलकर हम लोग आ रहे हैं, पंजशीर S1 सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये क्या है बेसिकली, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स भी है इसके अंदर शॉर्ट रेंज मिसाइल भी हैं जो कि 20 किलोमीटर तक की इंटरसेप्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन क्लोज शॉर्ट रेंज का ही है, प्लस इसके अंदर जो है इस तरह से डिफेंस वेपन या एयर डिफेंस गन्स भी लगी हुई हैं। तो जनरली हमने ये सिस्टम यूज किया होगा जो कि हमने ड्रोन्स गिराए हैं उनके लिए। तो अब आपने वो देखी होंगी जिसमें कैसे रेड कलर की लाइट्स है, उनको ऐसे लाइक गन्स के थ्रू ऐसे बिग बड़े शॉट्स फायर हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस पंजशीर सिस्टम मस्ट हैव बीन यूज्ड, जो कि हम लोगों ने नियर बॉर्डर प्लेसेस में लगा रखा है, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज दी हाउ थिंग्स आर डन। तो इसके अंदर ही पीछे देखो ऐसे आपका ट्रैकिंग रडार लगा रखा है, गन्स हैं और मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो अगेन डिपेंडिंग कि व्हाट काइंड ऑफ टारगेट इज देयर, हम लोग जो ऑपरेटर है वो उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स को यूज कर सकता है। ओके, सो दीज आर सम सिस्टम्स। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के डिफेंस के लिए भी हम लोगों ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम S-400 तो हमने लिया क्योंकि हमें भाई हमारे पास ये सिस्टम अभी हमारा बढ़िया बना नहीं था इंडिजिनियस सिस्टम, तो हमने S-400 खरीदा 2018 में। हाउएवर हम लोग अपना इंडिजिनियसली भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, BMD सिस्टम बोलते हैं। ये BMD सिस्टम हम लोगों ने 2 टीयर का बना रखा है। पहला जो है वो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन है, दूसरा है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है। लॉन्ग रेंज ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है। बैलिस्टिक मिसाइल मींस बैलिस्टिक मिसाइल जब आपके ऊपर फेंका गया है उसको रोकने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो इंटरसेप्शन 2 लेवल पे हो सकती है, एक हो सकती है एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन, एक होती है एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन, ठीक है। 30 किलोमीटर के ऊपर, 30 किलोमीटर के नीचे, ठीक है जी। 30 किलोमीटर के ऊपर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है पैड सिस्टम, प्रद्युमन या फिर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम प्रद्युमन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है जी। प्रद्युमन सिस्टम या पृथ्वी एयर डिफेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी मिसाइल हमने यूज किया हुआ है, जो हमने आपका 83 वाले सिस्टम में बनाया है, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने पृथ्वी मिसाइल को एडवांस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उसके अंदर बेटर जो है ये ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है और इसी को उड़ाते हैं हम लोग। और ये क्या करता है, किसी भी इनकमिंग जो मिसाइल है उसको एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। दिस इज पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युमन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, या जिसे हम लोग अश्विन बोल देते हैं। अश्विन सिस्टम जो है वो एंडो एटमोस्फेरिक सिस्टम को या एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है नहीं। प्रद्युमन अगेन इट इज बेसिकली एक्सो एटमोस्फेरिक एंड ये अराउंड 30 to 50 किलोमीटर के बीच में, एंड जो आपका अश्विन है इट इज फॉर एंडो एटमोस्फेरिक बिलो 30 किलोमीटर, ठीक है। हाउएवर इसमें से सिर्फ एक ही सिस्टम हमारे पास अभी जो है कार्यरत है, वो है आपका प्रद्युमन एयर डिफेंस सिस्टम पैड। ये अभी हमारे पास लगा हुआ है और बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है जी। सो जनरली अगर लेट से किसी ने हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है, प्रोबेबली अगर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा लेवल पे तक चली जा चुकी है। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया गया हो, ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा आइडिया था कि हम लोग क्या करेंगे,
हो सके तो एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन ही कर लेंगे, अपर एटमोस्फेयर में फोड़ दिया ताकि कोई यहाँ पे नीचे डैमेज ना हो। अगर ये मिस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट स्टेज तक एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। ओके, so this is the system, a bypass, and that is how it was supposed to be। ठीक है कि नहीं? so प्रद्युम्न एयर डिफेंस सिस्टम जो है 300 से 2000 किलोमीटर की एंगेजमेंट कर सकता है, मार्क 5 तक उड़ सकता है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 30 किलोमीटर तक की रेंज पे कर सकता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 2 स्टेज रॉकेट है हमारा। एयर डिफेंस जो एडवांस एयर डिफेंस है वो सिंगल स्टेज रॉकेट है। ये अभी वर्क्स में है, बहुत ज्यादा अभी हमने काम नहीं किया इस पे। पहले वाला सिस्टम जो हमारा ऑन वर्किंग है, ठीक है। बट इस बारी इसकी जरूरत पड़ी नहीं अपने को, बिकॉज कोई इस तरह का बैलिस्टिक थ्रेट हमें, हाँ मतलब 30 किलोमीटर आप सर, हम लोग बेसिकली रेडियस लेते हैं इसका। ये पॉइंट लिया, ये रेडियस ले लिया, रेडियस होता ना, तो उसमें 30 किलोमीटर इसका रेडियस है। ऊपर लगा लो, साइड लगा लो, नीचे लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग रेडियस मान के चलते हैं, ठीक है। चलो जी, उसके बाद नेवी का बात करें हम लोग, तो नेवी में हम लोग क्या न्यूज में देख रहे थे भाई, हम लोग का जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, दैट वाज डिप्लॉयड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में डिप्लॉयड था, नियर द कराची वाले रीजन में, हाई इंटरनेशनल वाटर्स में था। यहाँ से जो है अगेन दिस वाज अ कांस्टेंट डिटरेंस की तरह काम कर रहा था। एंड इट वॉज नॉट अ ब्लॉकेड लेवल तो हम नहीं बोल सकते, बट अगेन इट वॉज अ कॉन्स्टेंट डिटरेंस की भी, इन केस सम काइंड ऑफ मिस एडवेंचर गोज फ्रॉम पाकिस्तान साइड, या जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन है, सो दे वर रेडी टू लॉन्च ऑपरेशंस एज एंड व्हेन पॉसिबल, या एज एंड व्हेन गिवन द कमांड, ठीक है। सो इंडिया, देखो एयरक्राफ्ट करियर अपने आप में ही जो है ब्लू नेवी का सिंबल है, ठीक है। ये एक एडवांस्ड ट्रू ब्लू नेवी का सिंबल है। ब्लू नेवी मीन्स कि भाई ये युद्ध, ये जो आपका इस तरह का जो आपका ये व्हाट इज दिस एयरक्राफ्ट कैरियर ना, ये अपने आप में एक स्टेशन है, ये अपने आप में एक, आप कह सकते हो एक स्टेशन, लाइक एक लिटरली इसमें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1500 से 1700 लोग मैन किए जाते हैं। यहाँ पे कमांड कंट्रोल सेंटर भी होगा, यहाँ पे जो है एडवांस लेवल में डिसीजन मेकिंग भी की जाएगी। तो अपने आप में चलता फिरता नेवल स्टेशन है, ठीक है नहीं। और अगर इसको लेके हम कहीं एरिया में गए हैं तो इट्स अ एयर, दैट नेवल एरिया को डोमिनेट करेगा इस सिस्टम, ठीक है जी। दैट्स वाई हम लोग जो है नेवल इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस्ड है। हम लोग की जो बेसिक डॉक्ट्रिन है उसमें हम लोगों ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करी कि भी हमारे पास मिनिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, 1 फॉर अरेबियन सी एंड 1 फॉर बे ऑफ बंगाल, भाई मिनिमम हो, ताकि हम लोग उस पूरे एरिया में अपना एक क्रेडिबल डिफरेंस बना के रख सकें, ठीक है जी। यहाँ से इंडिपेंडेंटली ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकते हैं। इनके पास जो है अराउंड 30 कुछ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, 30 कुछ जो है यहाँ से उड़ा सकते हैं हम लोग, विच हैज लाइक मिग 29 है। तो फाइटर्स जो है हम लोग हवा में फेंक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है जो लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इसमें हम लोग जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी रखते हैं। तो अपने आप में एक चलता फिरता युद्ध पोत है, ठीक है कि नहीं। सो 43,000 टन का ये फुल डिस्प्लेसमेंट है, 1500 लोग यहाँ पे मिलते हैं। 2022 में हम लोगों ने इसको कमीशन किया था। जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है हम लोगों का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो वहां पे हम लोगों ने इसे बनाया है और इंडिजिनियसली डिजाइंड है। ऑलमोस्ट 70% जो है ये एयरक्राफ्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है जी। 4 जो है इसके अंदर गैस टर्बाइंस लगी हुई है, इंजन लगी हुई है, 28 नॉट तक की स्पीड पकड़ ले सकता है, 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। एंड स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में आता है। स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से स्की, आगे का जो इसका डेक है वो उठा हुआ है, जिससे कि हम लोग ऐसे स्की जंप करवाते हैं अपने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या फाइटर्स को, ताकि वो उनको एक तरह से असिस्टेंस मिल सके टुवर्ड्स टेक ऑफ, ठीक है कि नहीं। तो स्की जंप मैंने आपको बताया था भाई, स्टो बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टो बार एंड कैटो बार, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग स्टो बार कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं, ठीक है, बताया हुआ मैंने, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब आयरनी बोल लो या फिर स्ट्रोक ऑफ लक बोल लो, आयरनी उनके लिए, हमारे लिए नहीं। तो जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत, विक्रांत हैज ऑलरेडी सीन बैटल। अब आप बोलोगे सर 2022 में कमीशन में बैटल कैसे दिखा, तो बेसिकली विक्रांत नाम का हमारे पास पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। उस टाइम पे लाइक इट वाज बेसिकली
यूके ने हमको दिया था, यूके से हमने एक्वायर किया था 1961 में, ठीक है। 1961 में हम लोगों ने एक्वायर किया था, 1997 में हमने इसे डीकमीशन किया, और 1971 की इंडो पाक वॉर को भी इसने देखा हुआ है। डीकमीशन का मतलब है कि अभी इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है या उसके जो लाइफ आवर्स है, जितना उसका वर्किंग आवर्स है, वो उसने कर लिए हैं। इट्स लाइक मारुति 800, जब आपका 20 साल हो गए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डीकमीशन कर देते हैं ना, स्क्रैप कर देते हैं। तो डीकमीशन, अब स्क्रैप बोलना एक बड़े युद्धपोत को या फिर एक मिलिट्री एसेट को जिसने इतना काम किया मान ले तो अच्छा नहीं है, तो डीकमीशन करते हैं। कमीशन है, दैट मींस इट इज ऑन एक्टिव ड्यूटी। डीकमीशन, दैट मींस नाउ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर ऑपरेशनल टास्क, ठीक है। तो डीकमीशन कर दिया था हमने 1997 में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने विक्रमादित्य लिया, दैट इज एडमिरल गोशकोव, जो हमारा रशिया का या रशिया मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड सेकंड वन वाज आवर इंडिजिनसली आईएनएस विक्रांत, ठीक है। अभी हम लोग एक और बना रहे हैं, अगेन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एडवांस ट्रायल्स में है, दिस विल आल्सो बी देयर। वो बेसिकली विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा, है ना। एनीवेज, मिग 29 फाइटर्स यहाँ पे, MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, बरक मिसाइल्स यहाँ से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है। AK-650 मिसाइल्स भी हैं इनके पास, और एडवांस रडार सिस्टम्स है, तो ये भी सर्विलेंस का काम भी करता है, ठीक है जी। सो इंफॉर्मेशन एज वेल एज आईज ऑन वाटर बेसिकली, तो वी कैन कंट्रोल आवर वाटर्स विद दीज काइंड ऑफ वेपन सिस्टम्स। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ आते हैं। भाई ये जो हम लोगों ने ड्रोन उड़ते हुए देखे या जो मार गिराए थे हम लोगों ने देखे, तो दीज वर फ्रॉम तुर्की या टर्की से थे। टर्किश जो एसएस गार्ड कंपनी है उसने बनाए हुए हैं इन ड्रोन्स को, हम लोग बोलते हैं सॉम्बर ड्रोन्स, ठीक है जी। और ये बेसिकली प्रेस ब्रीफिंग में बोला गया कि भाई ये ड्रोन्स को हम लोगों ने यूज किया था, ये पाकिस्तान ने यूज किया था व्हेन दे वर इन्फिल्ट्रेटिंग इन द इंडियन एयर स्पेस, ठीक है जी। तो सॉम्बर ड्रोन से इनको यूज किया गया, बड़े सस्ते, बड़े सस्ते तो नहीं बोलेंगे बट कंपैरेटिवली चीप एंड वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर लो कन्फ्लिक्ट, लो लेवल कन्फ्लिक्ट में इसको यूज करते हैं। देखो इसमें क्या है, जो टर्किश फोर्सेस ने क्या किया हुआ है, एक जो है इसमें इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर या ग्रेनेड लॉन्चर लगा रखा है, एक इसके अंदर जो है आपका गन तो नहीं दिख रही बट एक गन लगा रखी है, असॉल्ट राइफल, जो कि 5.5 mm तक का राउंड फायर करती है, जो कि असॉल्ट राइफल फायर करती है। ग्रेनेड लॉन्चर से जो कि ग्रेनेड फेंक सकते हैं। कुछ 40 किलो का पेलोड लेके ये उड़ सकता है। 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 2 कैमरास होते हैं, पहला जो है पायलट कैमरा है, सेकंड है वेपन कैमरा है। और इसे सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, सर्वेलेंस मजा आ रहा है तो 2-4 गोलियां भी चला सकते हो। जीपीएस ग्लोनास दोनों पे काम कर लेता है, और ओवरऑल इसके अंदर जो है लाइक नाइट एंड डे ऑपरेशन दोनों किए जा सकते हैं, और ऑटोमेटिकली घर भी आ सकता है, ठीक है। तो सस्ता ड्रोन है, स्टेल्थ अटैक्स के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स के लिए, बेसिकली आप कह सकते हो ऑगुमेंटेड स्ट्राइक, ऑगुमेंटेशन के लिए भी हम लोग, आप ऑलरेडी एक फाइटर भेजा हुआ है, एनिमी ने एक फाइटर भेजा, साथ में 15-20 ड्रोन भेज दिए ताकि एनिमी को कंफ्यूज किया जा सके, अर्बन वॉरफेयर, बॉर्डर पेट्रोलिंग, इंसर्जेंसी, हर चीज के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। और तुर्की ने क्यों दिया, टर्की ने क्यों दिया इन ये ड्रोन्स इनको, बिकॉज पाकिस्तान का जो दूसरा बेस्ट फ्रेंड है, देखो क्लास में 2 बेस्ट फ्रेंड है इसके, पहला है आपका चाइना, ठीक है, जिसके साथ रोज बैठ के टिफिन खाता है। दूसरा है टर्की, खेलने के टाइम पे 2 से काम नहीं बनता तो तीसरे की जरूरत पड़ती है। तो टर्की जो है इनका अगेन वेरी वेरी गुड फ्रेंड, इनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करता रहा है। कश्मीर में इनको बड़ा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो आर्म्स इंपोर्ट है वो तुर्की से होता है पाकिस्तान में। 2 मई के आस जिस टाइम पे ये अटैक किया, ये जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था, तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो वहीं तुर्की में ही थे, तुर्की के दौरे पे थे। प्लस 2 मई को यहाँ पे जो है लाइक अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस 2 मई को इनका जो एंटी सबमरीन जो शिप था, और इससे पहले एक सी जो इनके पास 130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, वो बहुत सारा मिलिट्री सामान लेके आया था। तो बोला जा रहा है कि ये सॉम्बर ड्रोन्स उन्हीं के अंदर थे, और ये सॉम्बर ड्रोन्स शायद इनके पास ज्यादा ले आए थे, 1000 कुछ के आसपास है इनके पास। तो 400-500 1000 कुछ फायर किए होंगे, बच गए होंगे थोड़े से, जैसे दिवाली में बस पटाखे बच जाते तो उन्होंने सोचा कि सीज फायर होने के बाद भी बच्चे होंगे तो उन्होंने कहा 4-5 फेंक देते हैं, ठीक है जी। दैट इज व्हाट दे पीपल डिड एज फार एज सॉम्बर ड्रोन्स आर कंसर्न्ड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने मिसाइल सिस्टम देखा पाकिस्तान का यहाँ पे गिरता हुआ, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज आइदर फतेह 1 और फतेह 2,
ठीक है जी। सो इट्स अ कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल सिस्टम है, इसको हम लोग न्यूक्लियर टिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। जो फतेह 1 है 140 किलोमीटर, फतेह 2 400 कुछ किलोमीटर की रेंज रखता है, और बेसिकली जैसे नॉर्मल ट्रांसपोर्टर या फिर जो आपका मोबाइल लॉन्चर है उससे हम लोग इसे लॉन्च कर सकते हैं। एंड वही अगेन ट्रूप न्यूट्रलाइजेशन, टारगेट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, टारगेट एक्वायरिंग न्यूट्रलाइजेशन, वही काम करता है, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो, ठीक है। अगर हम लोगों को अपने किसी मिसाइल सिस्टम के साथ इसको देखना हो तो आप कह सकते हो पिनाका मिसाइल सिस्टम है जो हमारे पास, उसके जैसा बोल सकते हो। अगर पिनाका नहीं बोलना तो सस्ता ब्रह्मोस, ब्रह्मोस तो चलो बहुत अलग लेवल और क्लास आ गई, पर आप कह सकते हो कि ब्रह्मोस का बहुत ही टोन डाउन और बहुत ही वाटर डाउन वर्जन इज देयर फतेह मिसाइल, वेरी टोन डाउन, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा रेंज नहीं है, बहुत ज्यादा वॉरहेड नहीं है, एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू है इनका, ये सारी चीजें हैं, बट अपने पास ज्यादा हाईली एक्यूरेट सामान है, ठीक है, जो कि कोई भी देशभक्त बोलेगा तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी एनीवेज, ठीक है। फतेह 1 एंड फतेह 2 दे आर नॉट मिस न्यूक्लियर टिप बाय द वे, ठीक है। न्यूक्लियर टिप इनके पास और है, जैसे कि इनके पास बाबर है, अब्दाली मिसाइल सिस्टम्स है, वो जो है इनके न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉट दीस वंस, ठीक है। तो ये सिरसा में हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, सिरसा में, ओके। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज इज कि भाई व्हाट इज द आफ्टरमाथ। तो आज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था, वही बात जो मैं मतलब वैसे भी डिस्कशन में हम लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई सीज फायर हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल में जो अभी अब काम करेंगे वो तो करना ही है। हमने अभी विंडोज ट्रीटी सस्पेंड करके रखी हुई है, हम लोग अभी भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं टाइज। हम लोगों ने सिर्फ अभी सीज फायर किया है, मींस एक दूसरे के ऊपर हम लोग गोला बारूद नहीं फेंकेंगे बस, ठीक है कि नहीं, और कुछ नहीं। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो हमने करना है कि, बट अब हम लोगों को देखो सिर्फ बाहर देखना नहीं है, अंदर भी देखना है। वी हैव टू लुक इनटू और वी हैव टू इंश्योर कि भी हमारी बॉर्डर डिफेंसेस जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन्ड हों। वी हैव टू इंश्योर कि सच काइंड ऑफ अटैक्स डू नॉट अकर। वी नीड टू इंश्योर कि भाई इस तरह का अगर कोई काम होता है, कोई अटैक होता है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हम लोग क्योर पे पड़ गए थे ना, बट प्रिवेंशन इज मच बेटर, तो हम लोग को प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की कोशिश करनी है। सो आर्टिकल जो है वही बात कर रहा है कि भाई नाउ इंडिया नीड टू रिव्यू इट्स बॉर्डर डिफेंस कैपेबिलिटीज। जो बॉर्डर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसको इनहांस करने की जरूरत है। हम लोगों ने इसे कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद, जब कारगिल का वॉर हुआ तो उसके बाद कारगिल में हम लोगों ने डिफेंस रिव्यू कमेटी बनाई थी। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बॉर्डर जो है हमारी वो सील होनी चाहिए, बॉर्डर जो है वो बहुत अच्छे से मैन होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए। वो काम हम लोग कर रहे हैं, करना है, अब वो उसे हमें कंप्लीट करने की जरूरत है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था बॉर्डर मैनेजमेंट में कि कितना डिफिकल्ट है हम लोगों को पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर क्लोज करना, स्पेशली जो आपके एलओसी वाले एरियाज हैं, बिकॉज दे आर रिडल्ड विद माउंटेन्स, रिडल्ड विद रिवर बेड्स, रिडल्ड विद हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, है ना। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि हमने एक प्रोग्राम चलाया था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम लोग बॉर्डर को ना सिर्फ फेंसिंग कर रहे थे, बट वहां पे हम लोग स्मार्ट फेंसिंग, ठीक है जी, एंड हम लोग वहां पे सीसीटीवी कैमरा, थर्मल इमेजिंग, एरोस्टैटिक बलूनिंग एंड वो बहुत सारी काम करने की कोशिश कर रहे थे। इनको हमें फास्ट पेस करने की जरूरत है। रिसेंटली बोला कि 2025 तक हम इसे खत्म कर देंगे, बट वी नीड टू इंश्योर दैट इट इज डन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है जी। सेकंड, एडिक्वेट मैन पावरिंग करनी, मैन पावर करना, पेट्रोलिंग करनी, पेट्रोल्स को डेवलप करना। अच्छा देखो, अच्छा व्यक्ति जो है अगर कमांड में होगा तो मैन पावर जो है वो मोटिवेटेड रहेगी, ज्यादा बढ़िया पेट्रोलिंग होगी, बॉर्डर जो है ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है जी। सो हमें ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह वहां पे चाहिए। यू डिडंट गेट द जोक है ना। सो फिर मैं कहा हमें ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह चाहिए। ओह माय गॉड, चलो इसको इसको नहीं करेंगे। के मेनन, यस, ठीक है, बट नहीं, चलो एनीवेज वो दैट्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल, हाउएवर एनीवेज। सेकंड थिंग वी नीड टू इंश्योर इज कि वी हैव टू ओवरहॉल एंड रिफॉर्म अवर इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है जी। इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी बॉर्डर तो आप सील कर सकते हो, बट इंटेलिजेंस गिव यू एन इंफॉर्मेशन का तो जमाना है ना, इंफॉर्मेशन जिसके पास बेटर इंफॉर्मेशन, इसके पास एडवांस इंफॉर्मेशन है, उसका हमेशा बोलबाला रहने वाला है। सो वी नीड टू वर्क ऑन अवर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लास्ट, जो लोकल सपोर्ट सिस्टम है जिसे हम बात करते हैं कि भाई लोकल सपोर्ट, जो
टेररिस्ट को मिलता है या फिर मिलिटेंट्स को मिलता है, उसको वीन अवे करने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। वी नीड टू इंश्योर दैट सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नॉट प्रिविलेंट, ठीक है जी। और अगर वो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, हमारी आर्मी को मिल रहा है, हमें जो है इंटेल नेटवर्क लोकल जो हमें बता पा रहे हैं कि भी कहाँ पे क्या हो रहा है, तो इट इंक्रीजेज ड्रामेटिकली दी आईज ऑन द ग्राउंड, ठीक है कि नहीं। सिर्फ मिलिट्री यूनिफॉर्म में ही आईज नहीं चाहिए, हमें सिविलियंस में भी आईज चाहिए, जो कि हमें कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सके। सो इन 3 सिस्टम्स के ऊपर काम करना है। बॉर्डर सील करो, सीबीएमएस या आईबीएमएस को फटाफट इंप्लीमेंट करो, इंटेलिजेंस नेटवर्क को ओवरहॉल करने की जरूरत है, लोकल सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है, एंड इसको अपनी तरफ मोड़ने की जरूरत है आपको, ठीक है। इन केस ऑफ मेंस आंसर्स दैट यू शुड बी राइटिंग दिस थिंग, ठीक है। यस, फिर आते हैं हम लोग आगे, वॉर से आगे चलते हैं, वॉर को विराम देते हैं, ठीक है। भगवान करे जो एंकर्स हैं उनको भी विराम मिले इस चीज के लिए। तो अभी चलते हैं हम लोग आईएमएफ की तरफ। तो आईएमएफ ने क्या किया, अभी लेटेस्ट अभी लोन ट्रेंच जो है वो पाकिस्तान का वो रिलीज कर दिया है। अब हुआ क्या, बेसिकली जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसने इमीडिएट डिस्पर्स किया है $1 बिलियन पाकिस्तान को। हु नोज क्या चीज हुई है, ठीक है जी। कंट्रोवर्सी थ्योरी ये भी बोल रही है कि भाई पाकिस्तान को बोला कि $1 बिलियन दे रहे हैं, चुपचाप जो है वो कर दो, अपना डीएस्केलेट करो, फोन करो डीजीएमओ को वहां पे, और जो है सीज फायर अनाउंस करो। वी नेवर नो, कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं, अब वो इंटरनेट पे उड़ती हैं, अब हम लोग गलती से सुन लिए तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो अगेन इमीडिएट डिसबर्स हुआ 30, और इसी टाइम पे देखो, उस टाइम पे लाइक लिटरली स्क्रिमिश चल रही थी, उस टाइम पे लोन डिसबर्स हुआ है, अगले दिन जो है सीज फायर हो गया है, तो है ना। दिस इज लाइक आईज एंड ईयर्स फॉर, दिस इज लाइक इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोवर्शियल या जो कंट्रोवर्सी क्रिएटर्स है ना। 37 मंथ का जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है इसको दी थी आईएमएफ ने, जिसके तहत $7 बिलियन जो है पाकिस्तान को देना था, उसमें से $2 बिलियन जो है वो अभी तक डिस्पर्स किया जा चुका है, ठीक है जी। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है एक और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है सेम आईएमएफ की, उसके तहत भी $1.5 बिलियन के आसपास में आईएमएफ से लिया है। अब काहे को भाई आईएमएफ से काहे को इतना सारा चीजें ले रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। द रीजन बेसिकली इज कि हम लोग आईएमएफ जो है, सॉरी अपना पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ठीक है जी। इट्स अ फेल्ड स्टेट, ऑब्वियसली चलो बात है कि भी फेल्ड स्टेट, पॉलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, मिलिट्री जो है कंट्रोल कर रही है, मिलिट्री कैन नॉट रन द गवर्नमेंट ना, मिलिट्री कैन नॉट रन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री तो जो पॉलिटिकल लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट लीड करेंगे। तो ले दे के जो है पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं है, इनकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे करके गिरी है, एंड विद कंटिन्यूस, क्योंकि देखो क्या है ना, इंटरनेशनल लेवल पे एवरीबॉडी नोज किसके साथ कितना काम करना है। हौली हौली करके जो है क्या हुआ कि भी इनकी इकोनॉमी दो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड जो है इट हैज गॉन डाउन, एंड इस करके जो है डेट हाई है, ठीक है ना। क्योंकि कंट्री जो है अब वो आइसोलेशन में तो है नहीं है, कुछ ना कुछ सामान बाहर से ले रही है, अपना सामान बाहर बेच रही है, अपना सामान बाहर बिक नहीं रहा है, कंट्री के पास एक्सपर्टीज नहीं है, पर बाहर से सामान कंटिन्यूसली ले रही है। ओवरऑल क्या है इसके करके, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ता है तो क्या इकोनॉमी खड्डे में जाती है, कर्जा देने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, ठीक है जी। इसी से बात करते हैं आईएमएफ, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एब्सटेन किया, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया कि ये जो फंड है घूम फिर के ये टेररिज्म के लिए, देखो इनके पास पैसे कहां से आ रहे, सोंगर ड्रोन खरीदने के पैसे कहां से आगे, कहता है इनके पास। इन्होंने ये नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूँ कि सोंगर ड्रोन खरीदने के पैसे आ गए इनके पास, हाउएवर ये लोग अपनी इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं। एनीवेज, आईएमएफ का रोल क्या है भाई, ठीक है, आईएमएफ का यही रोल है, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो हमें बड़े सारे लेसन मिले, बड़े सारे लेसन क्या मिले कि भाई अगेन जितना ज्यादा इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड रहेंगी उतना ही कम वॉर के चांसेस रहेंगे, और इकोनॉमीज अगर इंटीग्रेटेड रहेंगी तो उनको क्या है, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, पैसों का बैलेंस बनाने के लिए, ट्रेड का बैलेंस बनाने के लिए एक बॉडी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है जी। तो हमने 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड, ये अपना यूएस में, वहां पे जो है 2 इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन निकली थी, एक था वर्ल्ड बैंक या जिसे हम आईबीआरडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बैंक फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, सेकंड था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम था क्या, इसका काम था रिकंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है कि नहीं। और इसका काम क्या था, इकोनॉमीज को बना के रखना और लोन देना, ग्रांट्स लोन, सिंपल भाषा में। कुछ बिगड़ गया है, टूट गया है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रांट दे देता है कि भाई सस्ते में लोन ले लो, ग्रांट ही ले लो, चलो कुछ लो, 100 रुपए ले लो, अपना काम करो, लोन।
पैसे देंगे पर लोन दे रहे हैं, ये काम करोगे तब अगली ट्रेंच। जैसे बैंक करता है कि भी घर का होम लोन लेते हो, कि होम लोन में क्या होता है, पहला फ्लोर बनेगा तब बाकी पेमेंट रिलीज करेंगे। सेम चीज आईएमएफ का है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पैसे फ्री में दे, फ्री में नहीं, ग्रांट दे देता है कि भाई ये काम करोगे तो ये ग्रांट हमसे ले लो, ठीक है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने मंगाए थे 1944 में। अराउंड सारे जो है मेंबर्स हैं इसके कंट्री, 190 प्लस जो है मेंबर कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। और पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर को मेंटेन करता है आईएमएफ। मॉनेटरी ऑर्डर का मतलब क्या है, देशों ने एक दूसरे के साथ क्या करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए करेंसी, एक दूसरी करेंसी अलग अलग है। अब आपको अगर मैं चाइनीज जो लाइक रेमनीबी पकड़ या युआन पकड़ा दूंगा आपको, या फिर रबल पकड़ा दूंगा, आप देखोगे, आपने देखा नहीं होता, आप क्या बोलोगे, आपको तो क्या चाहिए, रुपया चाहिए ना। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको करने के लिए हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी, या सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं कहेंगे, एक सेंट्रल बॉडी चाहिए थी जो कि क्या कर सके, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन लेके आ सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करे। क्योंकि कोई भी, हमने क्या देखा वर्ल्ड वॉर 2 में कि भाई अगेन एक दो कंट्रीज हैं जब वो फाइनेंशियली डाउन हुई तो पूरे वर्ल्ड को अपने साथ में ले डूबी, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट, लाइक प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एम्प्लॉय, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ये तो इसके सेकेंडरी काम है। बट मेन काम था कि जो ट्रेड है इसको मेंटेन करके रख सकता और मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है जी। अब इसको कैसे करती है, इट इज डन थ्रू दी गवर्निंग बॉडी, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसीजन लेते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसको एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली इसमें जो लोग बैठते हैं उनके पास वोटिंग राइट या कोटा होता है। ये कोटा जो है सबको एक जैसा नहीं मिलता है कि अगर आप 15 मेंबर हो तो 15 वोट हैं सबके पास, एक एक वोट सबके पास, ऐसा नहीं होता है। उनकी ताकत के बेसिस पे, उनके कोटे के बेसिस पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कोटा है। एनीवेज, वोटिंग पावर जो है वो कैसे है, वो इकोनॉमिक साइज, ओपननेस, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं उन बेसिस पे दिया जाता है। ये कोटा है एज ऑफ नाउ। यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करता है 16% के साथ, ह्यूज वोटिंग शेयर। सो जो यूएस ने बोल दिया लिटरली वो यहाँ पे होता है, ठीक है जी। और ये हमारा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी रहा है कि भाई यूएस यहाँ पे ये जो बोलते हैं वही होता है, ये तो इनकी जो है मतलब इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है रेदर देन हमारी, ठीक है। चाइना, इंडिया के पास जो है अराउंड 2.63% के आसपास में यहाँ पे वोटिंग शेयर है, और अराउंड 2.7% के आसपास में यहाँ पे हमारे पास एसटीआर है। तो हमारा वोटिंग कोटा जो है वो 2.5% के आसपास में। अपन ने क्या किया, अपन ने एब्सटेन कराए हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं। अब इससे होता क्या है, देखो वोटिंग पावर जो है इसमें एसडीआर भी होते हैं। ध्यान समझो एसडीआर क्या है, इट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट। एक कोई करेंसी नहीं है, इट इज बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह की एक तरह का अकाउंटिंग यूनिट है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है जी। ये क्या करता है बेसिकली एसडीआर, ये किसी एक कंट्री को उतनी पावर दे सकता है कि वो कितना ड्रॉ कर सकता है इंटरनेशनल पूल ऑफ करेंसी से, फ्रॉम आईएमएफ या किसी और कंट्री से, ठीक है कि नहीं। ये आप इसको इस तरह मानो कि ये एक पर्चा है, ये पर्चा है, इस पर्चे पे मतलब मान लो ये एक एसडीआर है आपके पास, तो एक एसडीआर के कुछ पावर है, आप उसे जाके आईएमएफ से उस एसडीआर को देके आप कुछ पैसे इंटरनेशनल करेंसी ले सकते हो उनसे, ठीक है। तो इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स वैल्यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी बास्केट ऑफ करेंसीज जो हमें देखने को मिलती है, आगे बताता हूँ, ठीक है कि नहीं। ये देखो, ये आपका एसडीआर है, दिस इज द करेंसी बास्केट। यूएस डॉलर कितना है, यूरो कितना है, युआन, येन एंड पाउंड, ये करेंसीज रखी जाती है, हार्ड करेंसीज रखी जाती है, ठीक है जी। हर कंट्री के पास जो है उसका एसडीआर, जैसे उसका कोटा होता है वैसे ही वहां पे एसडीआर होते हैं, कोटे के जितने हमको वहां पे एसडीआर मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास 2.7% जो है हमारे पास एसडीआर है, ठीक है जी। तो इस एसडीआर के बेसिस पे कभी हम लोगों को कोई पेमेंट की क्राइसिस हो जाए तो हम एसडीआर से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इन करेंसीज को उठा सकते हैं आईएमएफ से, ठीक है जी। ये चीज होती है एसटीआर, ओके। तो दैट इज बेसिकली एसटीआर। तो ये हम लोग यूज करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ करेंसी, करेंसी तो नहीं बट इज काइंड ऑफ अ करेंसी विच इज यूज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। ये कुछ जो है इनके अरेंजमेंट्स हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हो, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, रेसिलियंस स्टेबिलिटी फैसिलिटी है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट है। ये अलग अलग फंड्स हैं, 1 से 2 साल, 3 से 4 साल, 10 साल, अप टू 10 साल। पॉवर्टी के लिए जो है आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है। बाकियों में जो है इंटरेस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा है। अपन
पाकिस्तान जो है इससे लेके बैठा है, ठीक है नहीं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड जो सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस फंड फैसिलिटी इधर से। ओके चल लास्ट फटाफट से, है टाइम अपने पास अभी तो, अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट इज नेशनल स्कीम फॉर आईटीआई अपग्रेडेशन एंड सेटिंग अप फॉर नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल्स, ठीक है जी। आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, 60,000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च करी है, जिससे कि हम हमारे देश का आईटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जो इंडस्ट्री को लेबर या इंडस्ट्री को जो स्किल्ड टेक्नीशियंस की जरूरत है वो उनको मुहैया करवाएंगे। पार्ट ऑफ अवर प्रोजेक्ट ऑन विकसित भारत 2047, ठीक है जी। विकसित भारत करना है ना, तो उसके लिए हमने किया है 60,000 करोड़ रुपए। अब ऐसा नहीं कि 60,000 करोड़ सारा सेंटर देगा, 30,000 करोड़ रुपए सेंटर देगा, 20,000 करोड़ रुपए अलग अलग स्टेट्स जो हैं, जो भी स्टेट में जहां पे चलेगा वहां पे चल रहा है, 10,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री देगी, ठीक है जी। 60,000 करोड़ की स्कीम बेसिकली है। सेंटर जो है अपनी स्कीम जो है वो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेंगे 50%। जो 30,000 करोड़ का 50% है वो हमने वर्ल्ड बैंक से लेना है बाय द वे, ठीक है कि नहीं। 5 साल की कवरेज रहेगी। इसमें क्या करना है, 1,000 जो हमारे गवर्नमेंट आईटीआईज हैं इनको हम लोग अपग्रेड कर देंगे, इन्हें हाईटेक बना देंगे, इन्हें हम लोग एडवांस्ड जो इंडस्ट्री लेवल स्किल्स के साथ लेस कर देंगे। जो आप जैसे आज के टाइम पे स्किल्स की बात कर रहे हो जो कि हमारे पास होने चाहिए बेसिक, उनको हम लोग जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर 21st सेंचुरी में जो हमें स्किल चाहिए वो हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म आईटीआईज इनटू एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आईटीआईज को। अब व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरेशन? अब मैं देखो 2 शब्द लिखूंगा, एक सिर्फ मैं आई का खेल खेल रहा हूं, देखो आईआईटी और आईटीआई, विच इज एस्पिरेशनल? आईटीआई आईआईटी ना, समझ रहे बात को? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आईआईटी एवरीबडी, हर माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा आईआईटी में चला जाए। किसी माँ बाप का सपना नहीं है कि उनका बच्चा आईटीआई में जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज अनएस्पिरेशनल, लोग इट इज लुक्ड डाउन अपॉन, गया तो आईटीआई फिटिंग बिजली फिटर बन गया, ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी एस्पिरेशंस नहीं है लोगों के अंदर, पर लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन लोग वो गंदे से 10वीं बार, गंदा से तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, लोग को 11वीं 12वीं के बाद हम लोग क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो 3 साल ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। 3 साल 4 साल में व्हाट हैव यू लर्नड? किताबें पढ़ी, बट समझ रहे हो, तो सिंपल बीए से, अगर आप बीए से अच्छा आईटीआई की होती तो एटलीस्ट अपना पेट पाल सकते थे। रोज 1,000 रुपए दिहाड़ी कहीं नहीं मरती थी आपकी, भाई आपने पक्खे फिट करने हैं, बिजली फिट करनी है, बढ़िया काम जाना था। डोंट माइंड, मैं मजाक नहीं कर, 10वीं के बाद देखो आईटीआई करी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का काम आता है, बिजली का काम आता है, स्किल है। आपने अगर कोई स्किल पकड़ लिया तो भैया आप महीने के 45-50 हजार रुपए कहीं नहीं छोड़ते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट काम चल गया आपका, नहीं किसी कंपनी लगे, तो 20-22 हजार रुपए नहीं छोड़ते हो। मुझे बता दो कौन बीए वाला ग्रेजुएट को 20,000 रुपए देगा? कोई देता है कोई? बट आईटीआई से अच्छा है बीए अकॉर्डिंग टू हम लोगों का माइंड। तो वही वही कहने का मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इट इज नॉट एस्पिरेशनल, वी वांट टू मेक इट एस्पिरेशनल, कि भी लोग शुड गो फॉर आईटीआई, कि भी रेदर देन डूइंग अ बीए सिस्टम, लेट्स डू एन आईटीआई, लेट्स अपना रोजगार, अपना स्किल तो हम लोग सुनिश्चित करें, है ना। इंडस्ट्री अलाइंड हो, कि इंडस्ट्री जो है एब्जॉर्ब कर ले आपको। अभी इमेजिन आपने 10वीं के बाद आईटीआई 6 महीने 1 साल का फिटर का कोर्स किया, सडनली इंडस्ट्री आपको ले जाए 20-22 हजार 25 हजार का कोर्स, वो पैसे देने लग जाए आपको। एक लोअर मीडियम से लेके एक लेबर अगर क्लास फैमिली है, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। और उसके बाद क्या है, उस व्यक्ति को ग्रो करने के लिए, प्रमोट होने के लिए, स्किल्स लर्न करने के लिए और बहुत टाइम पड़ा है, जो उसने बीए में नहीं वेस्ट कर देना था लिटरली, ठीक है जी, फिर तैयारी करनी थी। एनीवेज, तो गवर्नमेंट ओन्ड बट इंडस्ट्री मैनेज इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ठीक है कि नहीं। वोकेशनल एजुकेशन विच विल बी फ्यूचर रेडी, लाइक विद फ्यूचर रेडी ट्रेड, जो फ्यूचर में हमें ट्रेड्स चाहिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। अब हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नीशियंस जो कि
सोलर पैनल रिपेयर पे या फिर उसकी जो एसी टू डीसी कन्वर्जन रेक्टिफायर जो उन पे काम करने के लिए वहां पे टेक्नीशियन नहीं है। ड्रोन्स पे, ठीक है नहीं? तो सच काइंड ऑफ टेक्नीशियंस आर रिक्वायर्ड। अब ईवीज आ गए, ईवीज के थोड़ा टाइम में ईवीज का जमाना आ जाएगा, तो वेयर आर दी फिटर्स एंड मैकेनिक्स फॉर ईवीज? नहीं है। इंडस्ट्री को डिमांड तो है ना। टाटा देखो, टाटा एंड महिंद्रा, दे आर लुकिंग फॉर दोज पीपल हु कैन वर्क स्पेसिफिकली ऑन ईवीज। यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? हमें फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेड्स के लिए लोगों को रेडी करना है, विदाउट मेकिंग देम गो इनटू दैट 10 वाला सिस्टम, फिर +2 वाला सिस्टम, फिर ग्रेजुएट बनेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पता चलेगा कि भाई नहीं होगा हमसे, उसके बाद जाके कोई स्किल वाला काम करेंगे, है ना? दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। वही तो अपन को करना है। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू ना, कि भी देख इमेजिन करो सोशल स्टिग्मा जाएगा कैसे। मान लो गांव का भोला है, भोले ने क्या किया, भोले ने आईटीआई में काम किया, वहां पे उसने कोई कोई इस तरह के फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेड पकड़ी है, ठीक है जी। लेट्स से उसने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, या उसने बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर या बैटरी ऑपरेशंस के ऊपर काम सीख लिया, 6-8 महीने साल भर में काम सीख लिया, ठीक है जी। वो एक्स कंपनी में चला गया, वहां पे 20,000 रुपए इंटर्नशिप में गया, उसके बाद वाई कंपनी ने उसे 50,000 40,000 रुपए हायर किया, साल भर के अंदर सुपरवाइजर बन गया है, लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। पूरा गांव वाले क्या बोलेंगे? यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टिग्मा अपने आप हट जाएगा। पर बात अगर वही आ जाती है कि भाई इवेंचुअली क्या हुआ, एक ने बीए करा, बीए के बाद लाइक इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट अगेन प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे, अगर उसको उस तरह का कोर्स नहीं मिला, अभी जिस मैंने आपको बात करी भोले की, तो अगर उसको इस तरह का जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उसका इस तरह का स्किल नहीं मिला, तो आईटीआई करके भी कुछ नहीं होगा। तो कहेंगे कि एटलीस्ट बीए ही कर लेता। समझ रहे हो बात को? तो दैट इज द सिस्टम कि वी नीड टू मेक पीपल फ्यूचर रेडी, टैलेंट फ्यूचर रेडी, एंड उसके लिए अपने को क्या है, वो जो स्किल गैप है उसको क्लोज करने की जरूरत है, यूथ को जो है स्किल करने की जरूरत है, पार्ट ऑफ अवर विकसित भारत 247 विजन। ठीक है कि नहीं? दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। सो बेसिकली इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इट दैट इज व्हाई इट वाज नीडेड। एस्पिरेशनल नहीं था। तो अपना जो आईटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स वेरी ह्यूज। आपको पता है 15,000 आईटीआईज हैं वही अपने पास। My PhD subject was based on skilling, how skilling is going on, and I visited a lot of ITIs in Haryana. कुछ लोग तो बहुत कटिंग एज वाला काम कर रहे हैं। However, like 15,000 ITIs हैं, बट लो एस्पिरेशन। गांव के लोग जाते हैं तो शहर का व्यक्ति नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। शहर का व्यक्ति जो है पॉलिटेक्निक्स में नहीं जाना चाह रहा है, जहाँ पे सुपरवाइजर के कोर्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिमिटेड फंडिंग, पुअर इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, पैसे नहीं है, इंडस्ट्री इंटीग्रेट नहीं कर रही है। अगेन ओवरऑल ट्रेनर क्वालिटी लो है। जब लोग बच्चे ही नहीं होंगे तो ट्रेनर अच्छे नहीं आएंगे, ट्रेनर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होगा भाई, अगेन वो आईटीआई जो है काम नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस करके अपने को क्या है, स्कीम जरूरत थी। अब इसमें हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पे चलने वाले हैं। हब रहेगा आईटीआई एंड स्पोक रहेंगे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही करिकुलम डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाएगा, इंडस्ट्री में ही ट्रेनिंग होगी, एंड इवेंचुअली इंडस्ट्री से जो है ट्रेनर आके समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ओवरऑल जो है इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जो हब एंड स्पोक मॉडल है, नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, भी जो चीज जरूरत है उसको हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। न्यू एज ट्रेड्स को फोकस करने की कोशिश करें, जहां पे हमें डिमांड है। जैसे अभी हमें बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है टेक्नीशियंस की डिमांड है, तो वो हम लोग लेके आएंगे, ठीक है जी। इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट लेके आएंगे। क्या होगा इससे? बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स निकलेंगे, इंडस्ट्री को भी ट्रेंड लोग मिलेंगे, आपको स्ट्रेंथन होगा हमारा जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब स्किल जो हमारा जो लाइक जो ट्रेनर्स है हमारे, वो बेसिकली इस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ठीक है जी। अगेन परसेप्शन इंप्रूव होगी, वोकेशनल एजुकेशन को लेके एस्पिरेशंस बनेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बेसिकली जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग बात कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री में हमारे पास स्किल का गैप है इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम लोग ब्रिज कर पाएंगे कम से कम। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट इज आवर आइडिया इन दिस। हिस्ट्री बताया था थोड़ी सी आईटीआई की हमारे देश में। अगेन सबसे पहले 1950 में हम लोगों ने आईटीआई स्टार्ट किए थे क्राफ्ट्समैनशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम के तहत। उसके बाद जो है वहां पे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे ताकि लोगों को फटाफट इंडस्ट्री रेडी बना सके। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इसके तहत जो है किया जाता था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब जो है हमने स्पेसिफिकली स्किल की मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 से। और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो है इसकी क्या करता है, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और वो सारा काम ये देखता है। जैसे हमारे पास एनसीईआरटी है, ठीक है जी, वैसे ही यहाँ पे
ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT है, ठीक है कि नहीं। टोटल जो है अराउंड अपने पास 15,000 के आसपास में ITIs चल रहे हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ITIs, मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट ITIs, ठीक है। 6 महीने से 2000 तक के 6 महीने से 2 साल तक के कोर्स होते हैं, डिपेंडिंग कौन सा कोर्स कर रहे हो आप। इलेक्ट्रिशियन का, बिजली वाला है ना, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, ऑटोमोटिव, रेफ्रिजरेशन, सिलाई कढ़ाई तक का भी कोर्स होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे कोर्सेज, ठीक है। अगेन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत हम लोग करिकुलम को लाइन करते हैं यहाँ पे, ये काम हमने करना है, ठीक है कि नहीं। ये चीज है। तो लास्ट यहाँ तक किसी को डाउट है को तो पूछो भाई। ओके, दो और मेरे हिसाब से न्यूज अच्छी थी। पहली थी कि भाई बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है कि भाई फार्मर जो है वो राइस एंड वीट को क्यों प्रेफर कर रहा है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। ये हमने बहुत सारा देखा, जैसे पंजाब में हम लोग बात करें कि चावल चोना है या जो कणक है इसका साइकिल तोड़ो, स्टिल इस साल या पिछले साल हम देख रहे हैं कि राइस की जो कल्टीवेशन एक्चुअली बढ़ गई है। हम लोग पानी के लिए बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी, फिर हम लोग राइस लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और फिर आप यही बात ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, तेलंगाना में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है जी। मध्य प्रदेश में चना और सोयाबीन की जो है सबसे ज्यादा खेती हो रही थी, धीरे धीरे करके वो कम हो गया, वहां पे भी चावल और वीट लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। कॉटन कल्टीवेशन जो कि पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होती थी, अब वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हुई, तेलंगाना में भी कम हो रही है। तो वो कहते ये आर्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई क्या रीजन है इसका, सिर्फ MSP रीजन नहीं है। ये कहता है कि MSP सिर्फ एक रीजन नहीं है, ठीक है जी। MSP कहता है कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन हो सकता है, पर इसका एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग रीजन ये भी है कि भाई जो राइस एंड वीट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, in terms of crop breeding, in terms of developing better varieties which is high yielding also, which is drought resistant also, which is pest resistant also। तो ये सब चीजें करके क्या है कि भाई जो वीट है और राइस है उसकी धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी, इंक्रीज यील्ड इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, आप पर एकड़ बहुत ज्यादा निकाल पा रहे हो, पैदावार बहुत निकाल पा रहे हो। तो जब पैदावार आप इतनी निकाल पा रहे हो और उसके साथ आपको MSP का सपोर्ट मिल रहा है, तो कोई भी कहता इकोनॉमिक बेसिक फाइनेंशियल जो एक्यूमेन बोलता है कि कोई भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और यही चीजें कहता प्रिसाइसली लैकिंग है टूवर्ड्स लेट्स से कॉटन। ये कॉटन हमने लास्ट जो है जेनेटिकली हाइब्रिड कब बनाया था, वो 2006 में बनाया था, जब हमने बॉलगार्ड 2 बनाया था। कराया ना मैंने, कॉटन बॉलगार्ड कराया था मैंने भैया आप लोगों को, ठीक है जी। तो हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है जिसे हम बॉलगार्ड 1 बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का सेकंड वेराइटी बॉलगार्ड 2, तो ये हम लोगों ने 2006 में लास्ट जो है ठीक करी थी, मॉडिफाई करी थी। उसके बाद से हमने कॉटन के ऊपर ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करी। तो धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी यील्ड जो है वो क्या हो गई, वो फ्लैट हो गई, बोलवर्म के अटैक बढ़ने लगे तो डिक्लाइन करने लगी, लोगों ने बोला हटाओ, चोना एंड कणक इज देयर टू सेव अस, ठीक है जी। सिमिलरली जो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी वो हम लोग बढ़ा नहीं पाए बिकॉज बहुत ज्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिवोट कर पाए हम लोग, ठीक है कि नहीं। अब पल्सेस का ओवरऑल जो है वो अराउंड 800 किलो पर हेक्टेयर निकलता है, 800 किलो। राइस का कितना निकलता है, चावल का, अगर आपने ढंग से किया आप पंजाब में फार्मर जिसमें एग्रीकल्चर है सब कुछ है, भाई 10,000 किलो भी निकाल पा रहे हो आप। अगर आप पल्सेस को 1000 किलो भी लगा लो, 1000 किलो एंड 10,000 किलो, लाइक 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हुआ ना, 10 टाइम्स, लाइक 10 टाइम्स मोर यील्ड, ठीक है ना। तो कहता कि बेसिक इक्विपमेंट जो है सिर्फ MSP पे मत फोकस करो, फोकस जो है वो हमें इस पे करना है कि जो हमारी ब्रीडिंग, जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वैरायटीज को इंप्रूव कर रहा है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहा है, बेटर वैरायटीज प्रोड्यूस कर रहा है, कर उसको आपको जो है वहां पे लेके जाने की जरूरत है। अगर सेम जो है आप पल्सेस के लिए कर पाओगे, या कॉटन के लिए कर पाओगे, या मस्टर्ड के लिए कर पाओगे, तो ऑब्वियसली लोग जो है उसको लगाएंगे जहां पे उन्हें रेम्यूनरेशन दिखेगी। ब्यूटीफुल आर्टिकल, यू शुड रीड अबाउट इट। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। पर इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे सारा मैं आपको टॉपिक पढ़ाता, तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टेक इट। ऑपरेशन संकल्प मैंने शायद आपको बताया था, क्या बताया था मैंने ऑपरेशन संकल्प में? ऑपरेशन संकल्प देखो, एक सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, वो सब कोई बात कर रहे थे, बट ऑपरेशन संकल्प के बारे में कोई नहीं बात कर रहा था। इट वाज बेसिकली ऑपरेशन विच वाज गोइंग ऑन इन दी केरेगुट्टा हिल्स, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे। यहाँ पे जो है हमने माओइस्ट को जो है हिल टॉप पे घेर लिया है, और हम नीचे से जो है उनको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्क्वीज कर रहे थे। मोर देन 28,000 पर्सनल ऑफ लोकल पुलिस, ऑफ CRPF के हाई एलीट कमांडोज,
उन्होंने जो यहाँ पे घेरा हुआ था, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो अभी आपके हाँ बेसिकली मुठभेड़ भी हुई थी यहाँ पे, एंड काफी जो एक दो माओइस्ट मरे भी थे यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बटालियन 1 जो सबसे हाई लाइक मोस्ट ड्रेडेड बटालियन है माओइस्ट की, ठीक है जी, वो यहाँ पे है, और यहाँ पे बड़े बड़े जो माओइस्ट के ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है नहीं। हाउएवर दिस हैज बीन कॉल्ड ऑफ सडनली। हाँ बंद हो गई आज आर्टिकल में, चुपचाप साइड में आर्टिकल में आया कि भाई इट हैज बीन कॉल्ड ऑफ। अब अपने को नहीं पता कि क्यों कॉल ऑफ हुई है। दिस इज रिटन कि भाई दे विल बी ऑफिशियल्स विल बी लाइक गिविंग द कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन की भी क्या हुआ कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे, बट चुप चपीते हो गया है और पता नहीं चला है क्या हुआ है। अब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि भाई हैव माओइस्ट सरेंडर्ड, और द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉल्स के ऊपर कोई मिला नहीं, या क्या हुआ है, एनकाउंटर तो नहीं हो गया है, हु नोज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है नहीं। सो आई एम नॉट हियर टू गेस थिंग्स आउट, हाउएवर देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, एंड इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आएगी तो अपन लोग इसको करेंगे कल, ठीक है जी। सो हाँ, ऑपरेशन चक्र, चक्र किस चीज का चल रहा है? ये मैंने नहीं पढ़ा भाई, कहाँ पे? ये मेरे को सेंड करना, आई विल टेक इट टुमारो। चलो एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है ना, बट आई डिड नॉट सी इट हाउएवर, ठीक है। एनीवेज, सो दिस इज द करंट अफेयर्स फॉर टिल 12। बोलो बोलो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा ना हुआ क्या है। they've written here is कि अगेन हाँ, ठीक है जी। The CRPF and the state police are scheduled to address the media on Tuesday. So they'll schedule their address tomorrow and then we'll get to know क्या हुआ है, ठीक है। बट ऐसे चुपचपीते में याद रखना ऑपरेशन संकल्प, जनरली जो उस चीज न्यूज में होती है उसको तो सब पढ़ लेते हैं यूपीएससी के लिए कि भाई ये तो आना ही है, जो ऐसे वो होते हैं जो नाक के नीचे से निकल जाते हैं वो अपने को याद नहीं रहते हैं। तो ऑपरेशन संकल्प विच वॉज एन एंटी माओइस्ट ऑपरेशन बीइंग कंडक्टेड इन दी बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ठीक है जी। सो बाय बाय, इन केस यू हैव एनी डाउट्स गो फॉर इट, नहीं तो मेरी तरफ से जय सिया राम।